संख्याएं अर्थात नंबर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स कितने तरह के होते हैं और उन पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं के भी कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर आई जो देख रहे हैं, इस आई को हम लोग आयोटा भी कहते हैं। ये आई क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसके और भी पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को दो अन्य पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है परिमेय संख्याएं और दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस पर हम अच्छे से बात करेंगे। साथ में इससे संबंधित कई सारे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में परिमेय संख्या को और भी कई पार्ट्स में आगे बढ़ाया गया है, जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर इससे संबंधित एक चार्ट भी दिया गया है। इन सभी चीजों पर हम लोग आगे चल करके अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक पर अच्छे से बात करते हैं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिस संख्या की केवल एक कल्पना की जा सके, काल्पनिक संख्याएं या फिर अवास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या का वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूलों का गुणनफल ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर -1 मल्टीप्लाई -1 लिखा हुआ है। अगर इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और अंडर रूट ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये अंडर रूट के अंदर 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जो कि क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही क्या है। जैसे -1 और -1 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो हम इसको डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये अंडर रूट 6 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर किसी में भी माइनस लगा होता, -2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट -3, अब अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर -2 मल्टीप्लाई -3 अगर हम इस तरह से लिख देंगे, तो ये माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, या फिर इसी को हम अंडर रूट 6 बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अभी यहाँ पर देखिए प्लस वाली जो वैल्यू है उसका भी अंडर रूट 6 आ रहा है और यहाँ पर माइनस वाली जो वैल्यू है ना, उसका भी अंडर रूट 6 आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर गलती हो रही है तो उसमें हमें ध्यान रखना है। वही चीज बताई जा रही है कि जो माइनस की वैल्यू है उसको हमें ध्यान रखना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट में -2 जो लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 और आई। ये आई जो है यही आयोटा है। अंडर रूट में -1 की जो वैल्यू है उसी को हम आई बोलते हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर। तो इस तरह से आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और अगर इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आई की पावर 4, यानी कि आयोटा की पावर 4। तो इन वैल्यूज को हमें याद रखना है। आयोटा की वैल्यू अर्थात आई की वैल्यू अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है और यहाँ पर आई की पावर 4 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हमें इस तरह से माइनस वाली वैल्यू को हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है। तो यही हमारा काल्पनिक नंबर होता है, अर्थात अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस की वैल्यू लिखी हुई है तो उसे हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो उम्मीद है कि काल्पनिक संख्या से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं आगे। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बहुत इजी है। ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में उपस्थित जो वस्तुएं होती हैं उनको काउंट करने में जिनका प्रयोग किया जाता है वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, अगर इनको हमें काउंटिंग करना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो यही हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, 1 से लेकर के
जो आगे संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, अर्थात नेचर में उपस्थित यानी कि प्रकृति में उपस्थित जो भी वस्तुएं होती हैं, अगर उनकी हमें काउंटिंग करना है तो जिन नंबर से हम स्टार्टिंग करते हैं यानी 1 2 3 4 5, तो वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसको हमें याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की जो संख्याएं हैं आगे तक, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। अब आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के मेल से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। अर्थात अभी हमने देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी अर्थात नेचुरल नंबर जो था, उसमें हमने 1 2 3 4 5 देखा था, यानी कि ये वाला जो है इसको हमने देखा था कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था। अगर इसी के आगे यानी कि ये प्राकृतिक संख्याएं तो यहाँ से हैं, लेकिन अगर इसमें हम जीरो को भी ऐड कर दें यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स जो होते हैं इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात अभी ये जो नंबर हो गए वो कंप्लीट हो गए या फिर होल नंबर्स हो गए। अगर जीरो को भी हम साथ में ले लेंगे तो वो होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। तो हमें इसको केवल याद रखना है, इस चीज को, जीरो और साथ में प्राकृतिक संख्या, तो ये मिलकर के हमारा पूर्ण संख्या बना देगा। अगला है पूर्णांक। ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से पूर्णांक बनता है। इसको और देखेंगे, यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। ये चार्ट आपने कई बार देखा होगा, यानी कि ये नंबर लाइन बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी नंबर लाइन है जो कि इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू होती जाती है, इस तरफ जितनी जाएंगे तो माइनस की वैल्यू होगी, और इस तरफ जितना जाएंगे उतना हमारा प्लस की वैल्यू होती जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ाते जाए तो कोई अगर ऐसा नंबर है जो बहुत दूर है या सबसे बड़ा नंबर है, तो वहां पर जो इस तरफ का जो सबसे बड़ा नंबर है वो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, और इधर का जो सबसे बड़ा नंबर हम सोचेंगे तो यहाँ पर प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। ये जस्ट इमेजिनेशन है, इसको इतना समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जीरो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलेंगे, जीरो ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। इस तरफ जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इसके इस तरफ जितने नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है ये वाले नंबर्स, और साथ में -1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले नंबर्स, तो ये सारा मिलाकर के ये सभी पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि -2/3 -7/8 या इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है या पॉइंट में नंबर लिखा है -2/5, तो ये हमारे पूर्णांक नहीं होते हैं, ये पूर्णांक नहीं होते हैं। इसमें हमें -1 2 3 4 5 यानी कम एक नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें याद रखना है कि ये पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स और इधर के नेगेटिव नंबर्स, लेकिन वो कैसे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इनको हम फ्रैक्शन नंबर्स तो बोलेंगे बट ये फ्रैक्शन में है तो नेगेटिव नंबर बोलेंगे इनको। तो अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1 से लेकर के जो इधर के नंबर हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं, और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर ये होल नंबर हो जाएगा। और यहाँ से इस तरफ के ये जितने नंबर हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है। अगर फ्रैक्शन में दिया गया होता तो फिर हम उसे इंटीजर नहीं बोलते, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और ये पूरा मिला करके यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव और साथ में जीरो भी, इन सब को मिला करके ये हमारा इंटीजर बनता है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसे ध्यान रखना है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो शून्य होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि शून्य दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें वह परिमेय संख्या होती है। p और q यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक हो सकते हैं या पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि न माइनस में कोई वैल्यू लिखी गई है या फिर प्लस में वैल्यू लिखी गई है और उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 मिल जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस वजह से q को नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी और आगे बात करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या में है जीरो को भी लिया गया है, इसको हमें ध्यान रखना है। और साथ साथ में ये जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर लाइन में जो नंबर लिखे हुए हैं वो सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो वो सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो सारे सारे परिमेय संख्या में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये है -7 है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं बट पूर्णांक नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं, बट नंबर लाइन में हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से ये और भी दिए गए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर दो कंडीशन को थोड़ा हमें याद रखना है।
एक इसको और इसको। यहाँ पर ये जो शांत वर्ड लिखा हुआ है इसको हमें ध्यान रखना है, अशांत क्या होता है इसको ध्यान रखना है, और आवर्ती क्या होता है इसको ध्यान रखना है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे, शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर को और वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए। जैसे अगर हम 3/2 करें, यानी कि 2 का डिवीजन हम 3 में करें तो कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1, और फिर अगर इसमें हम पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा दें तो 5 टाइम्स चला जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरह से करें, 3 और डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, तब यहाँ पर कितना जाएगा, 0 टाइम, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब ये 3 जाता रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर हमारा खत्म हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अगर नहीं खत्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से हमको याद रखना है इन 2 पॉइंट्स को। अगर यानी कि जो दशमलव के बाद जो अंक हैं वो हमारे समाप्त हो रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे कि शांत हो गया, अर्थात टर्मिनेट हो गया है। और यहाँ पर अगर अशांत यानी कि खत्म नहीं हो रहा है तो उसको हम अशांत बोलेंगे, यानी वो डॉट डॉट में चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉट डॉट में गया हुआ है, ये रुकेगा नहीं, 6 6 6 6 और इस तरह से 6 आता रहेगा कंटिन्यू। तो ये दोनों वर्ड हो सकता है क्लियर हो गया होंगे, क्योंकि इनको हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये क्लियर हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझना काफी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती के लिए यहाँ पर रिपीटिंग वर्ड या फिर रिकरिंग वर्ड, और इसी के लिए अनावर्ती के लिए नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग वर्ड का यूज किया गया है। अब ये क्या होता है, आवर्ती मतलब रिपीटिशन, यानी कि एक तरह का कोई नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 6 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आवर्ती है। और अगर रिपीट ना हो रहा हो, एट रैंडम कुछ लिखता चला जा रहा है, जैसे यहाँ पर मान लो 0.237 कोई भी नंबर आ रहा है, फिर 1 2 3 7 9 मान लो 2, इस तरह से, मतलब यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर ऐसे अगर रिपीट हो रहा है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रिपीट हो रहा है। तो हमें इसी चीज को बोलते हैं रिपीट हो रहा है, अर्थात आवर्ती है, यानी कि रिकरिंग है। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, एट रैंडम में कुछ भी आता चला जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर हम उसको अनावर्ती या फिर नॉन रिपीटिंग समझेंगे। तो इन पॉइंट्स को या फिर इन टर्म्स को हमें थोड़ा याद रखना है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अगर शांत दशमलव संख्या है तो वो हमारा परिमेय नंबर होता है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में जब इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एक नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे इसको करना है तो इसके नीचे हम यहाँ पर 1 लगाएंगे और इसके बाद 0 0 इस तरह से लगा करके हम यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा इस तरह से। और हम हर एक जो शांत दशमलव संख्या है उसको हम इस तरह हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस नंबर को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 0.66 जो लिखा हुआ है ये अशांत है और साथ में अनावर्ती भी है, यानी कि क्या हो गया, अशांत है मतलब ये डॉट डॉट में चला जा रहा है, और साथ में आवर्ती है, आवर्ती का मतलब बार बार इसमें 6 आ रहा है। इसको भी हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट और जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम लिखेंगे और उसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। अब अगर इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पर 0 और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर लगा, इस तरह से है ये, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे और इसके नीचे 9 लिखेंगे अपनी बार, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम किसी एक अन्य वीडियो में समझा देंगे, बाकी इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि अशांत हो और आवर्ती हो, अशांत हो और आवर्ती हो तो हम उसे परिमेय संख्या में कंसीडर करेंगे, यानी कि रिपीट अगर हो रहा है और अगर वो खत्म भी नहीं हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी हम उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो उम्मीद है कि पहचानना आपको आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसको हम सिंपल है अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर तो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं और इसको चेंज करने का तरीका हमने यहाँ पर बताया। तो उम्मीद है कि परिमेय संख्या के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अपरिमेय संख्या के बारे में जब हम सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ अपरिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसको पहचानने के लिए एक सिंपल सा याद रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर
कोई भी संख्या है और वो अभाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या हो और वो संख्या अभाज्य हो, तो फिर वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है तो √3 एक हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अगर इसी को हम 4 लिख देते तो फिर 4 ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो भाज्य संख्या होती है और इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी ये हमारा 2 × 2 आ जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 2/1 भी कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से हम 4 नहीं होगा और यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह √5 है और पाई को भी हमें याद रखना है कि पाई जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो होती है वो अशांत होती है और अनावर्ती भी होती है। इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, ये कंटिन्यू, काफी मैथमेटिशियन ने इसकी काफी रेंज तक इसकी वैल्यू निकाली है, लेकिन अभी तक इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं हो पाई है। इस वजह से हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने परिमेय संख्या में देखा था कि अशांत तो था, किंतु यहाँ पर आवर्ती लिखा हुआ था, इसको हमें याद रखना है बस, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के लिए अशांत भी होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0 तो आ रहा है लेकिन रिपीटिशन कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि अशांत है और साथ साथ में अनावर्ती भी है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें। अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो फिर वो संख्याएं हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर इन कंडीशंस को हमें याद रखना है। बस इतनी कंडीशंस अगर आप याद रखेंगे तो अपरिमेय संख्या को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। ज्यादातर हमें इनमें कंफ्यूजन होती है, इस वाले में और इसके पहले जो हमने बताया था उसमें, यानी कि जो परिमेय संख्या वाला जो होता है ना, वहां पर अशांत होता है और आवर्ती होता है, लेकिन इसमें हमें इसको याद रखना है कि अशांत हो और साथ साथ में अनावर्ती भी होना चाहिए। अशांत अर्थात डॉट डॉट में है और साथ साथ में अनावर्ती है, यानी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो वो संख्या हमारे पास परिमेय संख्या होती है। बस इतना ही है इसमें। यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को फिर से लिख दिया गया है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दिया गया है जिस पर पाई के बारे में बात की गई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर हम जब भी देखते हैं तो पाई = 22/7 यानी कि 22/7 हर जगह हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, या अधिकतर हम लोग एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हम यूज करते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो फिर पाई हमारे पास परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि हम पाई को 22/7 लिख सकते हैं, इसका मतलब यानी कि p/q के फॉर्म में हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गई। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, ये इसके लगभग के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है पाई, और यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं बना है, कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है। अब आप ध्यान रखना कि ये जो साइन होता है ये अप्रॉक्स का साइन होता है, यानी कि लगभग उस वैल्यू के बराबर, ना कि इक्वल टू, ठीक है। तो इस वजह से हमें याद रखना है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो हमारे पास एक परिमेय संख्या है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ में कुछ अन्य संख्याएं हैं जिस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात उनके 2 भाजक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, या फिर स्टार्टिंग से ये नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर लिखी गई है, इनको हमें याद रखना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। ये कई बार कंफ्यूजन का विषय रहता है, या कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि 1 जो है वो भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो ज्यादातर हम लोग इसको अभाज्य में काउंट कर लेते हैं, लेकिन हम इसे अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग अक्सर इतनी डिफिनीशन को पढ़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसको भी हम ध्यान देंगे तो हमें इसकी कंफ्यूजन दूर हो। अभाज्य संख्या के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो 1 से भी डिवाइड हो और साथ साथ में स्वयं से भी डिवाइड हो। तो एक को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और स्वयं तो 1 ही है तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बात की जा रही है कि 2 भाजक, अगर हम इसके भाजक यानी फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 × 1 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी फैक्टर्स की बात करेंगे कि इसमें फैक्टर कितने हैं, तो फिर ये हमारे पास फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, तो हमारे यहाँ पर एक ही आएगा। हम 1 और 1 नहीं लिख सकते क्योंकि बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका यहाँ पर एक ही फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर नहीं हो सके। इस वजह से हम इसे अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे। तो इस वजह से इसको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2
सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसको हमेशा याद रखना है। अगला पॉइंट है 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको भी हमें याद रखना है। साथ में अगला पॉइंट है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा कम से कम एक और अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, अर्थात उनके कम से कम 3 भाजक हों। अभाज्य संख्या में हमने बात किया था कि उसमें कम से कम 2 यानी कि 2 भाजक होने चाहिए, और यहाँ पर कम से कम 3, क्योंकि एक तो हो जाएगा और साथ में वो नंबर भी हो जाएगा, और एक कम से कम और होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 3 भाजक होने चाहिए, तो इसको हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं 4, 6, 8, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, और 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और यहाँ पर फैक्टर्स की बात करें कि कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, तो किसी भी नंबर्स के आप चेक करेंगे तो वहां पर 3 फैक्टर्स से ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4, 3 या फिर 3 से ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 के फैक्टर्स 1 तो होगा ही होगा, और साथ में स्वयं 4 भी होगा, और एक नंबर और है जो कि 2 हो जाएगा, और इस तरह से इसके 3 फैक्टर हो गए 1, 2, 3। ऐसे हर एक नंबर्स के 3 फैक्टर से ज्यादा होंगे, तो इस वजह से हम लोग इसे भाज्य संख्या बोलेंगे। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसको भी हमें याद रखना है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर नंबर सिस्टम पढ़ते समय या फिर नंबर्स के बारे में जानते समय हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर मान 0 ही आता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि 0 में अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन अगर कोई संख्या है उस पर अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, इसका कोई मान फिक्स नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि 0 जो है वो डिनोमिनेटर में या फिर डिवीजन में नहीं होना चाहिए। जब हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ था p by q के फॉर्म में चेंज कर सकें, बट q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवीजन में अगर 0 आ जाएगा तो फिर हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इस वजह से कहा जाता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखेंगे 0 एक सम संख्या है, इसको भी हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम 0 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा और वैल्यू भी 0 मिलेगी। 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 0 के अनंत गुणक होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी बताया गया है ऊपर। जैसे 4 है तो 4 में 1 से भी डिवीजन हो सकता है, 4 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर 0 में करने जाएंगे तो इसमें तो हर एक से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि हम इनको सभी से डिवाइड करेंगे ना तो भी 0 0 आता रहेगा, तो इसके इनफिनाइट यानी कि बहुत सारे इसके गुणक आएंगे, यानी कि फैक्टर्स आएंगे। 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हमें याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। 1 डिवाइड बाई 0, अक्सर हम लोग इसको इनफिनाइट के इक्वल टू लिख देते हैं, बट ये इसके इक्वल टू नहीं होता है, ये इसके अप्रॉक्स में होता है। जैसे कि हमने पाई वाले केस में बताया था कि पाई इक्वल टू 22/7 जो है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई का मान ये इसके लगभग बराबर होता है, यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 22/7 लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये इसके बराबर नहीं होती है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो फिर ये वाली संख्या हमारे पास परिमेय है तो ये भी परिमेय होती, या फिर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाती, बट क्योंकि वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होती तो ये वाली संख्या अपरिमेय होती है और ये वाली संख्या परिमेय होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसको हमेशा याद रखना है। अब इसमें भी हमें ध्यान देना है कि 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इनफिनाइट नहीं आती है, इसके लगभग बराबर आती है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट का मान करें, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे या फिर किसी भी वैल्यू में, यहाँ पर कोई भी वैल्यू है
यहाँ पर कोई भी वैल्यू है और अगर उसमें हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वो हमारे पास अनडिफाइंड होगा। अब हमने नंबर्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ पर हमने बोला था कि 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? यहाँ पर विषम भी बोला जा रहा है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते तो 4 हो जाता, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते तो 4 आ जाता, बट यहाँ पर विषम वर्ड लगा दिया है तो इसको हम याद रखेंगे। तो अब हमारे पास 9 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे पास 4 होती है, 6 है, फिर उसके बाद 8 है और इसी के आगे 9 है। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये वाली जो है पहली हमारे पास विषम भाज्य संख्या है, तो यही हमारे पास हो जाएगी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के लिए हमने बताया था कि जो डॉट डॉट वाला होता है, क्योंकि इसी में हमें कंफ्यूजन है। अगर डॉट डॉट वाला है तो उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। डॉट डॉट तो चल जाएगा लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है 12, 12 और 12, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 और इसके ऊपर बार भी लगा देंगे, ठीक है ना। रिपीट होता है जो नंबर तो उसके ऊपर हम बार, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय हो गई है तो फिर ये तो पता है हमें, ये तो परिमेय संख्या होती ही है और ये तो पूर्णांक है तो परिमेय ही होगी। अब ये देखेंगे इसको अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी गई है, कोई भी अभाज्य संख्या लिखी गई है तो वही हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक में हमने बताया था कि जो नंबर लाइन में जो नंबर लिखे होते हैं वही हमारे पास पूर्णांक होते हैं, यानी कि 0 हो गया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पर -1 2 3 4 5। लेकिन हम दशमलव वाली संख्याओं को नहीं लेते हैं। दशमलव वाली संख्याओं को यानी कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं को, यानी 2/3 या 7/9 या फिर 3.8 या 5 कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है तो हम उसको पूर्णांक संख्या में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी पूर्णांक संख्या नहीं है? तो ये वाली पूर्णांक संख्या नहीं है और बाकी सभी पूर्णांक संख्या हैं। एक और क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए हमने बताया था कि अशांत भी होना चाहिए और साथ साथ में अनावर्ती भी होना चाहिए। बस इसी को हमने बोला था कि इसको हमें याद रखना है, ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में नॉन रिकरिंग, इस तरह से, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या, इसको ये वाला, ठीक है। और बाकी तो हमने परिमेय संख्या में बात ही किया है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।